हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अंत में जाकर आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे जब प्रपोजल फॉर्म भरवाती है तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उस इन्फॉर्मेशन को आपको कंप्लीटली और ट्रूली डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आप इन्फॉर्मेशन हाइड करते हैं अंत में ये एक कारण बन जाता है आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का कि आपने फला इन्फॉर्मेशन छुपाई है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी स्मोकिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपकी एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम तय करती है। यदि आपने कोई चीज़ छुपा ली और आपका प्रीमियम जो होना चाहिए वो डिसाइड नहीं हुआ या कम प्रीमियम आपने दिया पूरे टर्म में, तो आपका क्लेम अंत में जाकर रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इन सारे फैक्ट्स को क्लेम देते समय वेरीफाई करती है। दूसरा पॉइंट है रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। रिन्यूअल के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, वो भी लैप्स हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लैप्स हो गई तो हम फिर फॉर्म भर देंगे, तो रिमेंबर वो जो आप 15 दिन का ग्रेस पीरियड भी लैप्स कर देते हैं और उसके बाद जब आप दोबारा फॉर्म भरते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते वो आपकी नई पॉलिसी हो जाती है, रीन्यूअल नहीं होती। रीन्यूअल नहीं होने से क्या नुकसान होता है आपका? पहली बार आपने जब पॉलिसी ली थी, मान लीजिए 2 साल 3 साल पहले, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वही इन्फॉर्मेशन आगे चलेगी यदि आपने रीन्यूअल करवाया है तो। मान लीजिए पिछले 3 साल में आपको फॉर्म भरने के बाद से और बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो इन्फॉर्मेशन अब आपको दोबारा डिस्क्लोज नहीं करनी है, आपको केवल रीन्यूअल करवाना है। तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगी जो पहले आपने दी थी, हालांकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम हो गई। किंतु यदि आपने रिन्यूअल का वो ग्रेस पीरियड भी लैप्स कर दिया और 15 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद आपने फिर फॉर्म भरा, तो एजेंट आपसे कहेगा कि आप ये दूसरा फॉर्म भर दीजिए, इसमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आप वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपने पहले दी थी, क्योंकि आपको लगता है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के आधार पर तो हमारी ये पॉलिसी चल रही है, किंतु यहाँ पर आपकी पॉलिसी रीन्यूअल नहीं हुई है, आपकी पॉलिसी फ्रेश हुई है। और अब जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जो इस पिछले 2-3 साल में आपको हो गई है। यदि आप डिस्क्लोज नहीं करते तो फिर वही बात होगी कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन हाइड की है। जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरी तो पॉलिसी 3 साल पहले से चल रही है। आपको जवाब ये मिलेगा कि ये पॉलिसी अब आपके रीन्यूअल में नहीं आई है, ये आपकी फ्रेश पॉलिसी आई है, आपने फ्रेश फॉर्म भरा है, फ्रेश इन्फॉर्मेशन भरी है और ये फ्रेश इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाई है यदि, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है नॉमिनी को अपडेट करना। अमूमन देखा है कि कई बार शादी से पहले आप अपने पेरेंट्स को नॉमिनी बना देते हैं, बाद में किसी स्थिति में यदि पेरेंट्स में जो नॉमिनी होता है वो नहीं रहते हैं तो देयर इज़ नो नॉमिनी, आपको टाइम से
चेंज करना चाहिए। यदि चेंज नहीं किया है तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ योर पेरेंट्स एनीबडी, तो आपका नो नॉमिनी होगा। जब नो नॉमिनी होगा तो स्टेज ये आ जाएगी कि फिर एक डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स में है कि आपको नॉमिनेशन करना है और जो भी मनी होगी, जो भी क्लेम होगा, आपके नॉमिनी को मिलेगा। यदि नॉमिनी नहीं है तो बैंक फिर आपको ये कहेगा कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देखना है कि कौन आपके लीगल हेयर है, जिसको आपने नॉमिनेट कर दिया उसको पैसा दे दिया जाएगा। किंतु यदि नॉमिनी है ही नहीं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी हो जाएगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से ही ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए कि नॉमिनेशन यदि आपने बदलना है तो समय रहते उसको बदल दीजिए। अगला पॉइंट है मेडिकल टेस्ट का। बहुत सारी पॉलिसीज़ में आपको पॉलिसी इशू करने से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना होता है, पर कई बार क्या होता है, एजेंट आपसे जल्दी में आपकी पॉलिसी बनवा देना चाहता है, आपसे कहता है कि आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। कई बार आप अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें आपको अधिक प्रीमियम देना पड़े। केवल उतनी सी बात के लिए आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते। सब पॉलिसीज़ में नहीं होता मेडिकल टेस्ट, कुछ एज तक रिलैक्सेशन होती है, किंतु हमेशा याद रखिए आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। यदि आपको कोई शक शुबा है ही नहीं और आप प्रॉपरली और नियम से चलना चाहते हैं तो अपना मेडिकल टेस्ट अवश्य करवा लीजिए और सबमिट ज़रूर कर दीजिए, ताकि ये भी कोई कारण ना रहे कल को आपका क्लेम रिजेक्ट करने का। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए पॉलिसी बनवाते समय और प्रपोजल फॉर्म भरते समय। आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस विद पेशेंस।